हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 2 के सभी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें जो आपका अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, जितने भी सवाल इनसे पूछे गए सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे कि पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री के, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिससे कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, आसान है, सारे के सारे खुद ट्राई करोगे हो जाएंगे आपसे। ठीक है, नहीं हो तो मैं तो सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करना। दिस विल ऑल्सो बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि जो आपने चीज़ें पढ़ी थी, जो मैंने कोर्सेज में पढ़ाया था या बाकी कहीं से भी आपने पढ़ा है, तो चीज़ें डुएबल हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। पेपर इस बार का मुश्किल नहीं था मीन्स का। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी मैं बहुत कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको इस बार यूट्यूब पे। प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस के जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें। आगे बढ़ता हूँ मैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारी आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। आरबीआई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करिए तो डाउनलोड कर दो कंप्लीट मैथ्स के कोर्स के लिए, और साथ ही साथ उसके साथ जो चैप्टर वाइज पीडीएफ का कोर्स रहता है वो फ्री रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अलजेब्रा। वी हैव अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस जो अलजेब्रा चैप्टर से पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, दे रखा है a प्लस बी 6 है, ए बी हमारे पास 5 है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर मैं इसे लॉजिकली सोचूं हिट एंड ट्रायल मेथड से, ए बी 5 कब आएगा? आप कहेंगे सर या तो ए को 5 कर दूं, बी को 1 कर दूं, या ए को 1 कर दूं, बी को 5 कर दूं। दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। और अगर मैं इस वाली इक्वेशन को चेक करके देखूं, 5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ए की जगह 5 रखो तो बी की जगह 1 रखना पड़ेगा, ए की जगह 1 तो बी की जगह 5। कुछ भी कर सकते हो। 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 125 + 1 126। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को? कुछ नहीं था। बेसिक से भी कर सकते थे। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखते, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि 6 का क्यूब ये बराबर हो जाएगा जो मुझे चाहिए, से मैं कैपिटल एक्स मान लिया, प्लस 3। ए बी की वैल्यू मेरे पास है 5 और a प्लस बी है मेरे पास 6। 3 इंटू 5 15 इंटू 6 90। 6 का क्यूब इज 216, 216 में 90 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 126। ये कैपिटल एक्स ही मान रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, जो हमें निकालना है। अगले सवाल पे चलता हूँ। ये बहुत बेसिक है, बेसिक से नहीं करना। हिट एंड ट्रायल से इस तरह के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं तो हम उसी से कर लेते हैं। ज़्यादा फैक्टर्स भी नहीं बन रहे थे। ए और बी की वैल्यू 5 और 1 ही हमें दिख रहा था अगर इंटीजर वैल्यू में होता। इंटीजर वैल्यू में नहीं होता तो कई बार हमें वैल्यू गैस नहीं कर पाते, तो हम बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक ये है इसका। अगला सवाल हमारे पास, जैसे सवाल दे रखा है x + y = 1, हमें वैल्यू बतानी है x³ + y x 3xy + y³ की। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक है, और इसका मान बताना, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लें। सबसे आसान हमारे लिए क्या रहता है, हम वेरिएबल को 0 बना दें। अगर मैं y को मान लेता हूँ 0, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। y 0 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, ये भी पूरा 0 बन जाएगा। मेरे पास 1 का क्यूब 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलता हूँ। यहाँ पे मुझे दे रखा है x + 1/x का होल स्क्वायर 3 के बराबर x⁻6 + 1/x⁻6 चाहिए। कैसे करेंगे? सिंपल, पहले मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास x² + 1/x² + 2, ये 3 के बराबर आएगा। 2 को इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास किसके बराबर, 3 - 2 1 के बराबर। अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, x⁻6 + 1/x⁻6। ठीक है, अगर मैं x को y मान लूँ तो y + 1/y अगर मेरा v के बराबर हो तो y³ + 1/y³, ये वाली वैल्यू मेरे पास v³ - 3v होती है। वही आइडेंटिटी मैं यूज कर लूंगा, वरना आपको पता भी होना चाहिए y + 1/y अगर 1 है तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आती है, ये -2 आती है। हम स्टार्टिंग में याद भी करते हुए चलते हैं, वरना आप पुट कर देंगे। यहाँ पे इसे 1 करूंगा तो यहाँ पे 1 का क्यूब -3 इंटू में 1 -2। ठीक, सिंपल है। चलें आगे। x² को y मान के मैंने कर दिया। क्वेश्चन दे रखा है xy -6 के बराबर है, x³ + y³ 19 के बराबर है। ठीक है, x और y हमें दे रखा है इंटीजर्स हैं, तो हमें 1/x⁻−1 + 1/y⁻−1। x⁻−1 क्या होता है, 1/x, तो ऊपर ले जाऊंगा तो ये x बन जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा y। मुझे ये मान निकालना है। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर x को मैंने 6 लिया तो मुझे y को -1 लेना पड़ेगा, x को -6 लूंगा तो y को
1 लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका इन्वर्स कर सकते हैं। ठीक है, x को 1 तो y को -6, x को -1 तो y को 6। ये 4 केसेस इधर बनेंगे, ऐसे ही 2 वाले केसेस बनेंगे। 2 -3 -2 3 -3 2 और हमारे पास 3 -2। ठीक है, एक्स और वाई की यही वाली वैल्यूज पॉसिबल होंगी हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स का केस कौन सा होगा हमारे पास, हमें एक वैल्यू को, जो बड़ी वैल्यू है उसे पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यूज नेगेटिव वाले हैं वो सारे केसेस कट जाएंगे। बड़ी वैल्यू नेगेटिव में हमारे पास ये है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में ये है, ये कट गया। और हमारे पास बड़ी वैल्यू नेगेटिव में ये है और ये वाला केस है। ये 4 केस कटेंगे, हमारे पास ये बचेंगे 6। अब इनमें आप वैल्यू रख रख के देखेंगे, जैसे ही मैं 6 का क्यूब करूंगा 216, 216 और 1 कंपेरेबल होगा क्या, अभी कभी वो 19 देगा, नहीं देगा। तो ये दोनों केसेस भी कट गए। अब मेरे पास ये केस बचा और एक ये केस बचा। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक या तो मैं x को 3 मान लूं, y को -2 मान लूं। उस केस में भी जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 27 - 8 दैट इज 19। या फिर मैं x को -2 मान लूं, y को 3 मान लूं, उस केस में भी मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -8 + 27 दैट इज 19। तो दोनों में से कोई भी केस मैं लगा सकता हूँ। x + y का मान चाहिए, इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट मेरे पास सेम ही निकल के आएगा। रिजल्ट आएगा मेरे पास 1। क्लियर है क्वेश्चन ये? ठीक है, तो ये समझाने में इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको हर एक केस बता दिया। क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें डिफर हो कर सकती हैं, तो ये सारे के सारे केसेस बनते हैं जनरली, वरना इस क्वेश्चन को देखते क्योंकि, अब ध्यान से सुनना जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। यहाँ पे एक्स वाई है, क्या मैं एक्स और वाई में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। यहाँ पे x³ + y³ है, एक्स और वाई में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मुझे x + y की वैल्यू बतानी है। जो 3 चीजें मुझे x और y के टर्म्स में दे रखी है क्वेश्चन में, अगर मैं x और y के प्लेसेस को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, x की जगह हर जगह y और y की जगह हर जगह x लिख दूं, तो क्वेश्चन में मेरा कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्वेश्चन में सारी इक्वेशंस भी ट्रू होंगी, जो मुझे निकालना है वो भी सेम ही रहेगा, कोई भी बदलाव इसके अंदर मुझे देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो x वैल्यू लेगा वो y भी ले सकता है और जो y वैल्यू लेगा वो x भी ले सकता है। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे x और y की अलग अलग वैल्यूज पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि मुझे 6 चाहिए, तो मेरे दिमाग में आएगा सर एक वैल्यू मैं 2 रखूंगा, एक वैल्यू 3 रखूंगा, 2 × 3 6 बनेगा। उसके बाद फिर मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे माइनस का 6 चाहिए, तो एक वैल्यू नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। अगर एक वैल्यू नेगेटिव में लेनी है तो मैंने यहाँ पे ये जैसे ही ऑब्जर्व करा x³ + y³ = 19, ये रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने कहा जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसे मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, जो छोटे वाली वैल्यू होगी उसे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। और मैंने सेटिस्फाई करके देखा 3 का क्यूब + -2 का क्यूब, दिस विल गिव मी 19। तो 3 और -2 मेरी वैल्यू निकल के आई, और x + y ये 3 - 2, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 1, या -2 + 3 1। ठीक है, x और y की वैल्यू इंटरचेंजेबल है, x को 3 लोगे तो y को -2 लेना पड़ेगा, y को 3 लोगे तो x को -2 लेना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं मैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की क्या होगी। अब यहां पे देखो 3 वेरिएबल हैं, 0 इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होगा, मैं x, y और z की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं ऑप्शन से देखता हूं, मेरे पास 1 है, मेरे पास x है, y है और मेरे पास z है। अगर मैं x, y, z तीनों को 1 बना लूं तो मेरा चार ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो x, y, z तीनों को मैं 1 नहीं बनाऊंगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, x को भी 2, y को भी 2 और z को भी 2 रख लूं? ठीक है, मैं 0 इसलिए नहीं रख रहा कहीं फंस जाए कैलकुलेशन में, कहीं कुछ 0 बन जाए तो दिक्कत ना हो, वरना मैं y और z को 0 कर सकता हूँ, खाली x की फॉर्म में क्वेश्चन को सोल्व ट्राई कर सकता हूँ। y और z को 0 करके यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे ये x + y है, ये x + z है, ये z + x y है, इसे सही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबको अगर 2 रख दिया तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 6, 4 4 4 12 और यहाँ पे -8, 2 का क्यूब। यहाँ पे मेरे पास 4 × 4 × 4 64। ठीक है, सोल्व करूंगा, यहाँ पे ये 64 बनेगा, ऊपर नीचे भी 64, कट के आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि x y z 2 2 माने थे, 2 आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करता, बिना देखे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ, बिना वैल्यू पुट करे भी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व किया जा सकता है। अब वो तरीका क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और एक्स वाई जेड। यहाँ पे ये नीचे भी ऐसे ही दे रखा है। अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं वाई से और वाई को रिप्लेस कर दूं जेड से, मतलब इनकी चीजों को, टर्म्स को चेंज कर दूं, कि मैंने एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई की जगह एक्स रख दिया, क्या इस इक्वेशन जो मुझे निकालना है रिजल्ट, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्टिल सेम इक्वेशन बन के आएगी, सेम एक्सप्रेशन मेरे पास बन के आएगा। अगर मैंने y की जगह z रख दिया, z की जगह y रख दिया, तब भी सेम एक्सप्रेशन होगा। या फिर मैंने x की जगह z रख दिया और z की जगह x रख दिया, तब भी सेम एक्सप्रेशन होगा। तो मैं कहूंगा जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा वो इंडिविजुअली x, y और z पे डिपेंडेंट नहीं होगा, या तो वो तीनों पे इक्वली डिपेंडेंट होगा, कि या फिर हमारे पास क्या होगा, जो भी आंसर निकल के आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x, y और z होगा। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे देखो तीनों वैल्यूज को चेंज कर लेता, एक्स की जगह अगर मैं वाई रख दूं, वाई की एक्स रख दूं, तब भी सेम इक्वेशन बनेगी। जेड की जगह वाई रख दूं, वाई की जगह जेड रख दूं, तब भी सेम इक्वेशन बनेगी। एक्स की जगह जेड रख दूं, जेड की जगह एक्स रख दूं, तब भी सेम इक्वेशन बनेगी। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आप क्या ये कह सकते हो कभी भी मेरा आंसर खाली एक्स, खाली वाई या खाली जेड आ सकता है? नहीं आ सकता। या तो वन होगा आंसर, वरना ऑप्शंस अगर ऐसे होते कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ मेरा आंसर हो सकता था जिसमें हमारे पास हम डिफरेंशिएट आंसर में भी ना कर पाए एक्स वाई और जेड में। ठीक है, यहां पे हम डिफरेंशिएट जब क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड में किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन ऐसी रखी है कि हम इंटरचेंज करके वैल्यूज लिखेंगे तब भी सेम ही चीज आएगी। तो ऑप्शन में भी हमारा रिजल्ट वैसे ही होता, तो कंफ्यूजन होती। जब यहाँ पे इंडिविजुअली इन्होंने एक्स वाई और जेड दे दिया, तभी मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। इंडिविजुअली मैं कैसे कह सकता हूँ इसका आंसर एक्स होगा, इसका आंसर वाई होगा या इसका आंसर जेड होगा? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बचता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, डेट इज 1। क्या ये चीज सबको समझ आ गई अच्छे तरीके से? अब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे आते हैं। अलजेब्रा के काफी आसान ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के भी इक्वली आसान है। जैसे मेरे पास सबसे पहला सवाल, 3 साइन 58 कोस 32 साइन 42 कोस 48। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूं, साइन 58 दे रखा है, ठीक है, इसे साइन 90 माइनस 32 भी लिख सकता था मैं 58 को, तो ये कोस 32 बनेगा, कोस 32 से कोस 32 कटेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे साइन 42 है, इसे साइन 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 48, 48 से साइन 48 कटेगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 बचेगा। 3 प्लस 3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, साइन थीटा मुझे दे रखा है 9/41, थीटा 0 से 90 के बीच में, हमें कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज 9, हाइपोटेनियस इज 41। 9 41 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 40 के साथ, तो बेस कितना हो जाएगा? 40। यहाँ पे कोट थीटा क्या होता है मेरे पास? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो मेरे पास परपेंडिकुलर इज 9, बेस क्या है? 40 है, 40/9 इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। बाकी इस क्वेश्चन को देखते ही आप इतना भी, मतलब ये भी बहुत सिंपल ही था, कुछ नहीं था। ऑप्शंस पे नजर डालते तो हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती कि 9 41 है, अगर मैं कहीं बेस निकालूंगा तो वो 40 आएगा, और जब यहाँ पे कोट थीटा निकालूंगा तो 40 मेरा न्यूमरेटर, मतलब वही चीज होगा एक तरीके से। बस ये है कि हाँ ये परपेंडिकुलर था, जब मैं कोट निकालता हूँ तो परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में आता है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 4 ऑप्शन में से 9 आएगा ही आएगा, अगर मैं बेस भी कैलकुलेट नहीं करता। यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा था, ट्रिपलेट नहीं भी बनता, कुछ और बनता, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता? सिंप्लीफाई करना पड़ता। बी निकालता मैं, वो अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता, तो उस केस में भी जो मेरा पी है, जो कि यहाँ पे 9 दे रखा था, वो तो मेरा डिनोमिनेटर में आता ही आता। 2 ऑप्शन में आ रहा है ऑब्वियसली, बट ठीक है, फिर भी सोचा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन को तो बेसिक से ही करना आसान रहता है, ऑप्शन पे ना भी देखो तो फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास जैसे यहाँ पे दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस, इसे मैं चाहूं तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है, वैल्यू पुटिंग की जरूरत ही नहीं है। कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कोट थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा हमने पढ़ रखा है, ये किसके बराबर होता है? सेक थीटा कोसेक थीटा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, खत्म क्वेश्चन। अदरवाइज बेसिक से करते तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा बनता, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या? सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। तब भी आप ऐसे जा सकते थे। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास,
अब देखो cos 50 है, ठीक है, यहाँ पे sin 40 है, sin 40 को मैं cos 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ। 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा, साइन cos 50 ही हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 1। ऐसे ही कोसेक 80 सेक 10, सेक 10 कोसेक 80 के बराबर होता है, ठीक है, कोसेक 90 माइनस 10 होगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो बचेगा 3 माइनस 2 cos 50 कोसेक 40। अब कोसेक 40 को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा मेरा सेक 90 माइनस 40 डेट इज सेक 50, cos 50 इंटू में सेक 50, सेक 50 इज नथिंग बट 1 अपॉन cos 50, तो cos 50 से cos 50 कटेगा, बचेगा 2, तो 4 माइनस 2 2। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल हमारे पास, अब देखो ये सोल्व करने वाला है 5 साइन स्क्वायर 60 प्लस 7 साइन स्क्वायर 45 प्लस 8 कोस स्क्वायर 45, ठीक है, सबकी वैल्यूज आपको पता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा। अगले सवाल पे चलता हूं। अब मेरे पास सवाल है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर होगा। अब इतना छोटा सा सवाल होगा तो इसमें क्या ही मैं लॉजिक लगाऊं, क्या ही मैं ऑप्शन से करूं, बेसिक से कर लो। 1 अपॉन टेन थीटा और ये बताना है मुझे अगर, तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अभी तो मैंने बताया कोट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, सेक थीटा कोसेक थीटा। सेम क्वेश्चन जो पहले अभी करा था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अब हमारे पास सवाल है ये, ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, सोल्व करके बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल जैसे कि है, हो सकता है आपके दिमाग में बेसिक से इसका आंसर आ रहा हो कि क्या किया जा सकता है, मे बी रेशनलाइज करके या कुछ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लंबा भी फैल सकता है ये। क्यों लंबा फैल सकता है, ठीक है, रेशनलाइज डायरेक्टली कैसे करेंगे इसे, टेन थीटा यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इट कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या मैं वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, जीरो इक्वेशन है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे सोल्व करके बताना है, तो जो मैं थीटा है उसकी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। टेन थीटा है, सेक थीटा है, यहाँ पे ऑप्शंस में साइन है, कोट है, सब कुछ एक तरीके से दे रखा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे, 30 45 या 60, ये तीनों वैल्यूज दिमाग में आएंगी कि इनमें से कोई रख सकते हैं। फिर मेरे पास चार ऑप्शन जो मैंने देखे, अगर मैं सबसे पहले हम इनमें से यूज करते हैं 45 डिग्री वैल्यू, अगर मैं 45 रखता हूं तो आप देखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो अगर कोस थीटा बन जाएगा मेरा साइन थीटा और यहाँ पे भी कोस थीटा को साइन थीटा बना दूं तो ये दोनों ऑप्शन सेम। ऐसे ही 45 डिग्री पे कोट और टेन थीटा बराबर हो जाते हैं, तो इस कोट को अगर मैं 10 में कन्वर्ट कर दूं और ये कोट भी 10 में कन्वर्ट कर दूं तो ये दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। तो 45 डिग्री रखने का फायदा नहीं है, मुझे ये तो पता चल जाएगा ऊपर वाले दोनों में से आंसर होगा या नीचे वाले दोनों में से, लेकिन मेरे पास दो दो ऑप्शन सेम बनेंगे तो फिर मुझे कोई और एंगल रख के ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्लैंस में आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए, तो मैं 45 डिग्री भी यहाँ पे नहीं रखूंगा। अब मेरे पास बचा 30 और 60, इन दोनों में से कौन सा मुझे रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री में रखता हूं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, 30 डिग्री पे टेन एक तो 1/√3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √3 जा रहा है, थोड़ी सी एक दिक्कत ये है, और सेक 30 डिग्री भी मेरे पास क्या होता है, √3/2, तो दो दो बार √3 में मैं फंसना चाहूंगा क्या, बिल्कुल भी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना चाहूंगा मैं। तो पहले मैं 30 डिग्री को निग्लेक्ट करके मैं एक बार 60 डिग्री रख के देखता हूँ क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूं तो टेन 60 मेरे पास क्या होता है, √3, और सेक 60 क्या होता है, 2। तो चीजें सिंपल है, न्यूमरेटर में ही जा रहा है, डिनोमिनेटर 1 है दोनों केसेस में, तो कैलकुलेशन मेरे लिए सिंपल हो गया अगर मैं 60 डिग्री को ऑप्ट करता हूं। अब 60 डिग्री ऑप्ट करने के बाद आप ये भी देखो क्या चार ऑप्शन में वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैं 60 डिग्री रखूंगा तो कोस और साइन का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला और ये वाला आपस में डिफरेंट हो जाएंगे, ये और ये कोट और टेन भी डिफरेंट होगा 60 डिग्री पे, तो ये आपस में डिफरेंट होंगे। तो काफी अच्छे चांसेस है मेरे पास चार डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज मुझे मिलेंगी। आप चाहें तो पहले ये ऑप्शन सोल्व करके देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में क्या क्या रिजल्ट बन रहा है, उसके बाद इस वाले पार्ट को आप सोल्व कर लें। अदरवाइज आप इस वाले पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सोल्व करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं फटाफट से क्या करता हूं, पहले यही देखता हूं, जस्ट इन केस कोई 0/0 की फॉर्म ना बन जाए, तो पहले मैं ये एक्सप्रेशन को ही सोल्व करके देखता हूं। अगर टेन को 60 डिग्री, थीटा को 60 डिग्री मैंने रखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर ये √3 बनेगा, फिर वहां पे वो 2 बनेगा और -1, और ये मेरे पास √3 -2 +1, मेरे पास ऊपर आया √3 +1, नीचे आया √3 -1। रेशनलाइज करेंगे, √3 -1 √3 -1 से मल्टीप्लाई, ऊपर √3 +1 से मल्टीप्लाई दोनों जगह, √3 +1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 + 2 √3,
और यहाँ पे मेरे पास √3 का होल स्क्वायर 3 -1 डेट इज 2, ये आ गया 2 + रूट। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, ठीक है, चारों ऑप्शन में चेक करते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, तो 1 + 1/2 डेट इज 3/2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये तो मुझे पता है सोल्व करके क्या देगा, ये √3 देगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे फिर 1 + sin थीटा बाय cos थीटा, तो 1 + √3/2 और डिवाइडेड बाय 1/2। आप एलसीएम लेंगे तो 2 + √3 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो ये मेरा सही जा रहा है, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप तीसरा और चौथा ट्राई करके देख सकते हैं, आप देखेंगे डिफरेंट ही वैल्यूज आनी चाहिए, बहुत ही रेयर चांस होगा कि इनमें सेम आ जाए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, करके देखना चाहो तो कर सकते हो। ये मेरे पास 1 + 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 आएगा, सोल्व करेंगे √3 + 1/3 बचेगा, और ऐसे ही ये सोल्व करूंगा 1 + √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो √3 1 + √3 ये बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास सिंपल सा है 3 sin स्क्वायर 30 + 3/5 cos स्क्वायर 60 - 2 sec स्क्वायर 45। फटाफट से करते हैं। 3 sin स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर 4, 3/4 आ गया। ठीक है, प्लस 3/5 cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2, तो ये 1/4 आ गया, -2, ये होगा 2। एलसीएम ले लूं, 5 और 4 20, 20 एलसीएम आएगा मेरे पास। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 15 + 3 -4 × 20 80, 80 - 18 62, माइनस का डिवाइडेड बाय 20 दैट इज -31/10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल देखो, √3 tan थीटा 3 sin थीटा के बराबर दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकालना है। आप देखेंगे tan थीटा क्या होता है, ये साइन अपॉन में कोस होता है, साइन से साइन कट जाएगा, कोस उधर जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे √3, ये वाला 3 इसके नीचे ले जाऊंगा, ये बचे ये आएगा मेरा कोस थीटा के बराबर, और यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 1/√3। ठीक है, कोस थीटा मेरा 1/√3 है। हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब या तो यह है कि मैं पूरा साइन थीटा की वैल्यू निकालूं फिर पुट करके सोल्व करूं, वरना कोस थीटा मुझे पता है, कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालता हूं तो ये 1/3 आएगा। क्या साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में रिलेशन होता है, कुछ होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1/3, तो 1 - 2/3 दिस विल गिव मी 1/3। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। कह रहा है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बराबर होगा sec a - cos a का। ठीक है, तो बेसिक से ही कर लेंगे। sec a क्या होता है, 1/cos a माइनस कोस ए, 1 - कोस स्क्वायर a बनेगा, डिवाइडेड बाय कोस ए, 1 - कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोस ए। अब इसे साइन स्क्वायर को मैं स्प्लिट कर दूं साइन इंटू साइन में, तो मेरे पास यहाँ पे साइन बाय कोस तो होता है 10 इंटू में कोस, सॉरी इंटू में 10 इंटू में साइन है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, कोई वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। अब हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक ही सवाल था, मैं फटाफट से करवा देता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन को, ट्राई करने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, अ पर्सन इज 1.8 मीटर टोल। एक पर्सन है जिसकी हाइट हमें 1.8 मीटर दे रखी है। ये 30√3 मीटर अवे है एक टावर से। अगर मैंने यहाँ पे एक टावर बना दिया जो कि पर्सन की हाइट से थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये इससे 30√3 मीटर की है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आइज से, आइज का होगी सर के पास होगी, तो हम टॉप पे ही मानते हैं कि आइज हमारी बिल्कुल पर्सन की हाइट जहां पे खत्म हो रही है वहां पे उसकी आई होगी। इसकी आई से अगर मैं टावर की टॉप को देखता हूं तो वो एंगल 30 डिग्री का बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से अगर मैंने ये एंगल बनाया तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या बनेगा, 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री कहां से होगा, पैरेलल लाइन से।
पैरेलल टू बेस अगर एक लाइन बनाऊं उससे, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है मेरे पास 30 डिग्री का। हमें बताना है टावर की हाइट कितनी होगी इन मीटर में। चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप कहेंगे सर ये 30√3 है तो ये वाली दूरी भी 30√3। ठीक है, जब हमारे पास ये एंगल क्या होता है, √3 रेशियो होता है, मतलब 30 डिग्री होता है, तो हम कहते हैं सामने वाली साइड अगर 1 रेशियो है तो ये बेस मेरा क्या होगा, √3 रेशियो होगा। √3 रेशियो 30√3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा 30 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1.8 है तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, 1.8 होगी। तो टोटल हाइट कितनी, 31.8। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। मैं ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से ही कर रहा हूँ और बेसिक से बड़े आराम से आंसर आ रहे हैं। मुझे ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि ऑप्शन एलिमिनेशन कुछ लगाऊं या कुछ करूं। अब मेरे पास जो सवाल है वो है ज्योमेट्री के। ठीक है, कितने क्वेश्चन ज्योमेट्री के पूछे गए, टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन के शायद 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। फटाफट से सारे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एबीसी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल हैं, कुछ इस तरीके से। ए बी पी क्यू के बराबर है 6 के, पी सी क्यू आर के बराबर है और ए सी पी आर के बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर एबीसी का एंगल x डिग्री है तो हमें बताना है एंगल पी आर क्यू क्या होगा। देखो मेरे पास अगर ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर, तो आपको समझ आ रहा है कि तीन साइड इक्वल हो रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की। तो ये क्या है, ए बी सी, यहां से ए बी, यहां से लिखा मैंने पी, उसके बाद ए के बाद बी के बाद सी, और यहां पे मेरे पास क्यू के बाद आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एसएसएस। मतलब दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, एबीसी और पीक्यूआर में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, हमें इनकी साइड्स भी दे रखी है। कहता है अगर एंगल एबीसी मतलब एंगल बी हमारा x डिग्री है तो हमें बताना है पी आर क्यू कितना होगा। पहले मैं बना लेता हूं इसे। ठीक है, पी क्यू आर के हिसाब से अगर मैं चलूं, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, 6, 10 और 8 देख के मुझे समझ आ गया था कि ये ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, पी क्यू हमें 6 दे रखा है, तो ये वाली साइड एक मैं अगर पी क्यू मान सकता हूं, तो यहाँ पे कहीं हमारे पास 6 होगा, और 10 वाला क्यू आर मेरा यहाँ पे ये बड़े वाली साइड 10 होगी, और एक मेरे पास ये वाली साइड क्या होगी, 8 होगी। बस नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है हमें। पी आर, चलो मैं अगर इसे आर यहाँ पे रख दूं, पी को यहाँ पे रख दूं, और यहाँ पे मेरे पास था, पी को मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, एक साइड है यहाँ पे हमारे पास क्यू और आर है 10, या आर में यहाँ कहीं रखूंगा। ठीक है, फिर पी आर मेरे पास 8 है तो मुझे पी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। पी आर 8 हो गया और पी क्यू मेरे पास 6 हो गया, मेरा फिगर बन गया। ट्रिपलेट्स हैं तो आप कह सकते हैं एंगल पी मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे एंगल ए बी सी मुझे एक्स डिग्री दे रखा है और मुझसे आई वैल्यू पूछी है पी आर क्यू की। ए बी सी जब मैं कॉन्ग्रुएंसी देख रहा हूं तो ए बी सी, बी किसके बराबर आ रहा है, क्यू के बराबर आ रहा है, तो ये क्यू मेरा कितने डिग्री का होगा, ये एक्स डिग्री का होगा। मुझसे क्या पूछा, एंगल पी आर क्यू, मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो अगर ये x है तो ये मेरे पास 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। 90 माइनस एक्स इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन ये। चलूं क्या आगे। अब देखो सवाल क्या है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया मेरे पास 36√3 दे रखा है। हमें बताना है रेडियस क्या होगा उस सर्कल का जो ट्राइंगल एबीसी को सर्कमस्क्राइब कर पाए। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है मेरे पास √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। अगर ये वाली साइड मैंने क्या मान ली, ए मान ली। ठीक है, अगर मैं इसका एक पॉइंट ले लूं सेंटर पॉइंट, इसमें क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, जो इन सेंटर होता है वही मेरा सरकम सेंटर, वही मेरा ऑर्थो सेंटर और वही मेरा सेंट्रोइड। ठीक है, तो मेरा अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे जाके मर्ज करते हैं। तो जो ये वाली दूरी है जिस पॉइंट से सारी वर्टिसेस इक्वल दूरी पे होती हैं, इसे मैं सरकम रेडियस बोलता हूँ। और ये जो सरकम रेडियस मेरे पास है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर एक सर्कल बनाऊं तो पूरा तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, जिसके अंदर एक ट्राइंगल हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हमसे यही पूछा है कि ये सरकम रेडियस का मान क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो सरकम रेडियस होता है वो मेरा होता है साइड अपॉन में √3।
ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं इन रेडियस बना देता, इन रेडियस क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ परपेंडिकुलर डालूं, ये परपेंडिकुलर, ये ठीक है, ये मेरा इन रेडियस होता है क्योंकि सारे सेंटर्स मर्ज करते हैं। तो जो ये सर्कल बनता है ये वाला पोर्शन मेरा इन रेडियस होता है। इन रेडियस कुछ और नहीं होता, मेरा सर्कम रेडियस का क्या होता है, भाग 2 होता है, और इसे मैं a अपॉन में 2 रूट, ये वैल्यू होती है। ये रिजल्ट हमें पता होते हैं, यही रिजल्ट यूज करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और एग्जाम में बहुत सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे क्वेश्चन पूछे गए CGL 2021 टीयर 2 में। ये मेरे पास a है, एक काम करता हूँ पहले मैं a ही निकाल लेता हूँ, 36√3 √3/4 a स्क्वायर, √3 से √3 कटेगा, 36 इंटू 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर। रूट लगाऊंगा तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 बचेगी, तो a आ गया 12। अगर a 12 है तो सर्कम रेडियस की वैल्यू 12 भाग √3, यह आएगा 4√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलता हूँ। कहता है XYZ साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, जेड मेरी क्या है, लार्जेस्ट साइड है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है जेड स्क्वायर से, तो हमें बताना है कि ट्राइंगल क्या होगा। देखते ही आप कह सकते हैं सर दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नवीन को कुछ बिल्कुल सिंपल सा सवाल। ठीक है, 3 केसेस होते हैं, मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। या तो मेरे पास ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे कोण मेरे 90 से छोटे होते हैं। एक ट्राइंगल होता है मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों 90 से छोटे। और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल मेरा 90 से बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल्स की, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी निकल के आती हैं। अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल में, तीनों ट्राइंगल में सी को सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड मान लूँ, यहाँ पे जेड इज द लार्जेस्ट साइड माना, चलो जेड को लार्जेस्ट मान लेता हूँ। तो मेरे पास अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इन केस ऑफ न्यून कोण त्रिभुज, उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो मेरा जेड स्क्वायर होता है वो छोटा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का होता है, तो अगर ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर मैं अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं, ये मेरा थीटा जो है 90 प्लस होगा। इस केस में अगर ये वाली सबसे बड़े वाली साइड सबसे बड़े एंगल के सामने होगी, इसमें सबसे बड़ा एंगल ये होता तो ये जेड माना, इसमें अगर ये मेरे पास अल्फा है, ये बीटा है, तो मैं कहूँगा ये जो ये वाला एंगल होगा ये अल्फा से भी बड़ा होगा, ये बीटा से भी बड़ा होगा, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये जेड है, ये एक्स है और ये वाई है, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने पेड कोर्स है, जो क्लासेस हैं, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से इसकी डेरिवेशन भी कर रखी है कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, वरना आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, उससे भी आप रिलेट कर सकते थे कि 90 डिग्री है अगर मेरे पास, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगर एंगल 90 से छोटा हो गया, फॉर द सेम एक्स और वाई की वैल्यू मैं सेम रखता हूँ, एंगल को 90 से छोटा करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये फिगर कुछ ऐसी बनेगी। ये मेरे पास अभी भी x है, ये मेरे पास अभी भी y है, लेकिन ये जो दूरी होगी, क्या ये z थोड़ी सी कम हो जाएगी इस वाले z से, जब ये एंगल मैंने 90 से छोटा कर दिया फॉर दी सेम वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर ये ऐसे मुड़ जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। 90 डिग्री के केस में जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो इस केस में जो ये वाला जेड है ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, क्योंकि इस वाले जेड से छोटा है। और इस वाले केस में अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैंने एंगल को बड़ा करा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू मेरी 90 से बड़ी जा रही है, तो ये जो जेड का मान है ये थोड़ा बढ़ गया ना, फॉर द सेम वैल्यू यहाँ पे जो था उससे ज्यादा लंबा दिख रहा है आपको ये। ठीक है, एंगल बड़ा हो गया तो उसके सामने वाली साइड ज्यादा बड़ी होगी, उसके सामने वाली ज्यादा साइड बड़ी होगी, तो ये वाला जेड इस वाले जेड से बड़ा होगा, तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ा होगा। सिंपल है। ठीक है, इसे और भी बहुत डिटेल में चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं जब हम डिटेल में पढ़ते हैं पूरा फाउंडेशन कोर्स। बाकी फिलहाल के लिए आपको ये मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें कोसाइन रूल, साइन रूल, ये सारी चीजें जब हम निकालते हैं उससे ये सारी चीजें एक एक करके ड्राइव की जाती हैं। यहाँ पे क्या रखा है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है। बीडी परपेंडिकुलर है साइड एसी पे, यहाँ से मैंने बीडी बनाया, ये परपेंडिकुलर हो गया साइड एसी के ऊपर। तो हमें बताना है बीडी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये बीडी स्क्वायर, अगर मैं इस साइड को फिलहाल जेड मान लूँ, इसे एक्स मान लूँ और इसे वाई मान लूँ,
तो ये वाली फिगर बहुत अच्छे से हमने ऑब्जर्व करी है कितनी बार, और इसमें हमारे पास सिंपल रिजल्ट होता है जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स इंटू में वाई के बराबर होता है। ये रिजल्ट याद करके जाते हैं, तो मैं कहूंगा ये ए डी इंटू डी सी के बराबर होगा। दिस इज माई आंसर। ठीक है, ये पता है। अगर निकालना है आपको नहीं पता है तो आप कैसे कर सकते हैं इस केस में, वो भी सुन लो। देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है और यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला कोण है उससे मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो मेरे पास 3 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन के आते हैं। कौन कौन से 3 ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, छोटे वाला ये वाला ट्राइंगल और एक पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। ये तीनों आपस में, सॉरी कॉन्ग्रुएंट मैंने गलत बोल दिया, ये सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो कैसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने क्या माना, थीटा मान लिया। ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ऐसे ही अगर ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और आप देखेंगे ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों ट्राइंगल में अगर मैं ए बी सी पहले लिखता हूं, उसके बाद मैंने पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया, आप कहेंगे सर ए थीटा है, ये 90 है, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है। ठीक है, ये सिमिलर होगा किसके, अगर मैं ए से ही स्टार्ट करता हूं, ए डी बी। कैसे, ये मेरे पास थीटा, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये सिमिलर होगा मेरे पास अगर मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ बी से, बी डी। ठीक है, अगर सिमिलरिटी से तीनों ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर निकल के आएंगे तो साइड का रेशियो क्या हो जाए, साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। साइड प्रोपोर्शनल होंगी तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आप सिमिलरिटी लगा के इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ता हूँ, ये 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है जेड। ठीक है, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या है, मेरे पास एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड क्या है, मेरे पास वाई। इसमें थीटा के सामने वाली साइड क्या है, मेरे पास जेड। सोल्व कर लेंगे, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस। करा दी मैंने, वरना कराने की जरूरत नहीं थी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, सबको याद होती है ये। अगला सवाल, मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है बी ए सी जो पी क्यू आर के सिमिलर है। एरिया का रेशियो बी ए सी और पी क्यू आर का ये दे रखा है मुझे 25, और सेकंड वाला मिसिंग है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी वेरीफाई व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है पी क्यू आर 25 दे रखा है, और हमें ये, सॉरी बी ए सी 25 दे रखा है, पी क्यू आर हमें 36 दे रखा है। ठीक है, तो एरिया का रेशियो कितना है, 25/36। हमें आगे क्या रखा है कि बी ए अगर 4 है तो हमें पी क्यू का मान बताना है। आप देखेंगे यहाँ पे बी ए, यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, सेम ऑर्डर में आ रहे हैं। जो एरिया का रेशियो होता है उसका स्क्वायर रूट साइड के रेशियो के बराबर होता है। साइड का रेशियो यहाँ पे बी ए का मान 4 दे रखा है और हमें पी का मान निकालना है। सोल्व करके अपना आंसर निकालेंगे, आप देखेंगे 5/6 आएगा, ये मेरे पास 4 ये 24/5 कितना होता है, ये होता है मेरे पास 4 पॉइंट। दिस इज माई। चलूँ आगे। अगला सवाल, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इन सर्कल का लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, उस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस बताना है। आपको पता है रेडियस क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, साइड अपॉन में 2 रूट। तो ये वाली वैल्यू 12 अपॉन में 2 रूट, 6 अपॉन में √3, डेट इज 2 रूट। इज माई आंसर। अगले सवाल पे चलता हूँ। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, कहता है एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंग राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है। तो मेरे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, ए ये मुझे एंगल बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ए बी मुझे 12 दे रखा है। आगे कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हमें इन रेडियस रेशियो सर्कम रेडियस का रेशियो बताना है। फटाफट से अब सोल्व कर लेते हैं इसे। आप बताओ, अगर ये वाली साइड मेरे पास 12 है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी 12 होगी, और यहाँ पे ये वाली हाइपोटेनियस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 12√2 आ जाएगा। जो सर्कम रेडियस होता है आपको पता है, सर्कम रेडियस इज नथिंग बट हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो मेरे पास 12√2 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये 6
वो आ जाएगा। अब मुझे इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस क्या होता है, ये होता है p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई टू, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई टू। तो 12 प्लस 12 24 माइनस 12√2 डिवाइडेड बाई टू। तो ये मेरे पास बचेगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टू, सॉरी बस। अब यहाँ पे अगर मैं 6 से काट दूं तो मेरे पास बचेगा 2 माइनस रूट डिवाइड रेशियो, दिस विल बी माई आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चाहते तो से एग्जामिनर थोड़ा और खोल सकता था, √2 से भी अगर मैं इसे पूरे को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बचता √2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा जनरली रिजल्ट होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में, इसका रेशियो ऑफ इन रेडियस रेशियो सर्कम रेडियस। चलूं क्या आगे मैं अब? यहाँ पे हम तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कहता है मेरे पास पी क्यू आर है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें क्या है, ए पॉइंट है सेंट्रोइड का, केंद्रक का। ठीक है, हमें बताना है अगर साइड इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर की है तो पी ए की लेंथ क्या होगी, ये वाली दूरी मुझे निकालनी है। आप कहेंगे सर पी ए की दूरी निकालना बहुत ही ज्यादा सरल काम है, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो पी ए मेरा कुछ और ना होके ये मेरा सरकम रेडियस भी होगा, और सरकम रेडियस क्या होता है, साइड अपॉन में √3। तो 12 अपॉन में √3, ये मेरा 4√3 का आंसर आ जाएगा। चलें आगे। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप हाइट निकाल लें फिर उनकी 2:1 में सेंट्रोइड स्प्लिट करता है फिर 2 रेशियो का मान निकाल लें, डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पी ए क्या है मेरा, सरकम रेडियस है, उससे आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो था एग्जाम में गलत दे रखा था। ठीक है, ये वाला इसमें जो ऑप्शंस है इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 36 होगा, मैंने पहले भी बताया, मैं फटाफट से इसे सोल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या आता है, दो सर्कल हैं जिनका रेडियस हमारे पास कितना है, 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये दोनों के जो एक दूसरे के सेंटर से पास होते हुए जाते हैं दोनों सर्कल। हमें कॉमन कोड की लेंथ बतानी है कि क्या होगी, वी नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ, ये वाली दूरी हमारे पास कितनी आएगी। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करने चाहूँ तो कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर ये मैंने दोनों सेंटर मान लिए, चलो ये ओ मान लिया, ये ओ डैश। अगर मैं यहाँ से लाइन ज्वाइन करता, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगा इस वाले सर्कल का, ये भी रेडियस होगा मेरा इस वाले सर्कल का, यहाँ से लेके ये ज्वाइन करूंगा तो इस वाले सर्कल का रेडियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करूंगा तो इस वाले सर्कल का ही रेडियस। तो चारों साइड मेरे पास कितनी जाएंगी, साइड मुझे कितनी दे रखी थी, दोनों सर्कल का रेडियस 36 दे रखा था, तो फिलहाल मैं इसे आर ही मान लेता हूँ, दोनों का सर्कल का रेडियस बराबर है, तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो जो मेरे पास ये फिगर बन के आई, ये क्या बन गई, रोम्बस हो गई। ये इसके सेंटर से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाला पॉइंट मिला दूं तो क्या ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास रेडियस निकल के आएगा। अगर ये भी रेडियस है तो आप कह सकते हैं सर इस वाले ट्राइंगल को ए से ए नाम दे दिया, ए ओ ओ डैश, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में क्या हुआ हमारे पास, ये तीनों साइड बराबर हो गई, आर आर आर, तो तीनों एंगल कितने डिग्री के, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूं इस ट्राइंगल को, तो ये भी मेरे पास आर आर आर, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ए ओ, इसे बी नाम दे देता हूं, मैं ट्राइंगल बनाया मैंने ए ओ, तो यहाँ पे मेरे पास ये 60 प्लस 60 120 डिग्री है, ये आर है और ये आर है। अगर एंगल 120 डिग्री का हो और ये दोनों साइड बराबर हो तो उस केस में ये वाली साइड होती है आर, ये पढ़ चुके हैं कई बार। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, रेडियस अगर 36 दे रखा था तो ये कॉमन कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 36 रूट। ठीक है,
बाकी मैंने बेसिक से आपको ये समझाया कैसे कैसे फिगर बनेगी, वरना इस तरह की फिगर सब पे आपने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे। आपको पता होगा जब दो इक्वल रेडियस के सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के सेंटर से पास करते हुए जाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो बीच में फिगर बनती है जब मैं पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ वो रोम्बस बनती है। रोम्बस में भी दो, एक ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, एक नीचे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, उससे आप कैसे भी कर सकते थे, आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मेरे पास जो ये फिगर बनती है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, ये भी आपको पता है, तो काइट शेप की एक फिगर बनेगी। आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकाल लोगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तब भी आपको आंसर, कैसे भी कर सकते हैं। चलो, अब देखो कितना सरल सवाल है मेरे पास। कहता है कि मेरे पास एक सर्कल है, उसकी कोड दे रखी है हमें ए बी। मैंने इसकी एक कोड बना दी। इस सर्कल का डायमीटर कितना है मेरे पास, 20 है। तो हमें बताना है जो कोड सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो कितना होगा। देखो, अगर सेंटर मेरा ये ले लिया और इस कोड से मैं सेंटर पे एंगल डाल रहा हूं, डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा। तो यहां से लेके यहां तक रेडियस है, ये भी 10 है रेडियस है, और कोड की लेंथ भी मुझे 10 दे रखी थी। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तो ये कौन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी। क्या मेरे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। पढ़ते पढ़ते ये क्वेश्चन डायग्राम बना के सोल्व करने वाला था ही नहीं। आपने देखा ए बी 10 है, सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 होगा, तो तीनों साइड 10 10 10 होंगी, तो एंगल 60 डिग्री होगा। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। कहता है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, में डायगोनल एसी की लेंथ हमें 24 दे रखी है। सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड द डायगोनल ए। ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लिया ऐसे ही रैंडम कुछ ए बी, ठीक है, कैसी भी फिगर हो सकती। ठीक है, इसमें कहता है मेरे पास जो डायगोनल एसी है, ये मैंने डायगोनल एसी, इस पे अगर मैं दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूँ, एक परपेंडिकुलर बी से और एक परपेंडिकुलर से, मैंने जो ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, इन दोनों का, इनका सम क्या है मेरे पास, अगर मैं इसे x मान लूं इसे y मान, इन दोनों का सम मुझे दे रखा है 10। डायगोनल AC की लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 24, तो एरिया बताना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू में जो डायगोनल की लेंथ है, इंटू में मेरे पास जो दो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर डाले जा रहे हैं उस डायगोनल के ऊपर उनका सम। दिस इज द फॉर्मूला डेट वी कैन यूज। ये हो जाएगा हाफ इंटू में डायगोनल 1 इज 24 और ये सम कितना है 10, तो ये आ गया 120। ठीक है, फिगर वगैरह कुछ नहीं जरूरत होती, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। बाकी ये कैसे आया, मैंने फिगर इसलिए बनाई जिससे कि मैं आपको ये भी समझ, आप देखेंगे अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं खाली, मैं ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मुझे दो ट्राइंगल को सम करना पड़ेगा, ए बी सी। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस में मान लेता हूँ ए सी को और हाइट में मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, ऐसे अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी देखूं, तो ये होगा हाफ इंटू में बेस क्या है मेरे पास ए सी और हाइट कितनी है मेरे पास वाई, दोनों को सम कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। और मेरे पास ये हाफ ए सी एक्स प्लस, दिस इज द फॉर्मूला डेट वी हैव यूज्ड हियर। ये सिंपल सी इसकी डेरिवेशन करा दी। जिन लोगों को बेसिक से समझने में दिक्कत आ रही थी, मतलब को डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं था, तो उन्हें समझ आ गया होगा। बाकी है दो क्वेश्चन हमारे पास अब यहाँ पे किसके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, फटाफट से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला है कि बता दो ग्राफ क्या होगा इक्वेशन x इक्वल्स टू a का। ठीक है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू y एक्सिस, लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू x एक्सिस। अगर मैं x इक्वल्स टू a की लाइन बनाता हूं तो ये लाइन कहाँ बनेगी। ठीक है, ये मेरी x एक्सिस है, मान लो इस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया a, तो x की वैल्यू मेरी a रहेगी, x इक्वल्स टू a का मतलब ये है y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, तो मेरे पास x की वैल्यू हमेशा a ही रहेगी। तो अगर मैं ये लाइन बनाने लगूं तो ये लाइन मेरी कुछ ऐसी बनेगी।
y की वैल्यू कुछ भी हो, मेरा x क्या रहेगा, a रहेगा। तो ये जो लाइन मेरे पास बन के आई x इक्वल्स टू a वाली, ये क्या है, दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्वेश्चन हो गया खत्म। और ये बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें पता होता है x इक्वल्स टू समथिंग कुछ दे रखा है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनती है, y इक्वल्स टू समथिंग दे रखा होता है तो वो क्या होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और जो दूसरा सवाल है ये भी बहुत ज्यादा आसान है। हमें सिंपल सा क्या रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इन दोनों इक्वेशंस का। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही क्यों डाला, ये तो हम चाहते तो इसे अलजेब्रा में भी डाल सकते थे, बेसिक अलजेब्रा है ये तो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब दो इक्वेशन है, इन्हें सोल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। नहीं निकालने का मन है तो ऑप्शंस दे रखे हैं, चूज करके देखो। पहला ऑप्शन है एक्स को 3 रखना है, वाई को -2। एक्स को 3 रखूंगा तो ये 6 आएगा, वाई को -2 रखूंगा तो मेरे पास ये -6 आएगा, ये तो बनेगा 0। तो ये सही नहीं, 12 नहीं आ रहा, घट गया। x2y3, एक्स को 2 रखा 4, वाई को रखा 3, 9, ये तो 13 बन रहा है, दूसरा ऑप्शन भी गया। x-2y3, तो ये -4 और ये 9, ये भी 12 नहीं बन रहा, तो तीसरा ऑप्शन भी गया। चौथा ऑप्शन x को 3 तो 6, y को 2 रखूंगा तो 6, 6 + 6 12, x इक्वल्स टू 3, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है जो पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली यही सॉल्यूशन होगा, होगा तो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर दो ऑप्शन ऐसे मिलते जिसमें सेटिस्फाई कर रहे होते जो दो, फिर दूसरी इक्वेशन से मैं ट्राई करता कि दूसरी कौन सी इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर सकता। नाउ वी हैव 14 क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, वी विल डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, क्या आंसर आएगा बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड मुझे 10 दे रखी है, हाइट दे रखी है 10√3। तो मुझे बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है मेरे पास, ट्वाइस इंटू में एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। और ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। और ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होता है, बेस क्या है मेरे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में साइड है 10 प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा मेरे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 साइड है, हर एक साइड 10 की है, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 10√3। क्वेश्चन हो गया खत्म। आप देखेंगे यहाँ से काटूंगा 2, ये 50 बनेगा, 50√3, और यहाँ पे मेरे पास 300√3, तो 350√3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, हाइट दे रखी है, हमें एरिया ऑफ बेस बताना है। तो क्यूबॉइड जो होता है उसमें हमारे पास बेस में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और एक हाइट होती है। एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट हम करते हैं तभी तो वॉल्यूम बनता है, तो एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें अगर मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बनती है, वॉल्यूम बनती है। वॉल्यूम है 4800, और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है मुझे, 20, डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 240। खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी प्रिज्म मुझे दे रखा हो तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइड भी क्या होता है, एक तरह का प्रिज्म, तो एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट क्या है, वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद था तो 4800 को डायरेक्टली 20 से घटाते तो मैं कहता 440 मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगला सवाल, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा सा। एक प्रिज्म है जिसका बेस एक राइट एंगल है, जिसकी भुजाएं हमें 9, 12 और 15 दे रखी हैं, वॉल्यूम हमें दे रखी है 648, हमें बताना है क्या। अब यहाँ पे यूनिट्स मुझे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो यहाँ पे हाइट ही पूछा होगा। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस दे रखा है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो जरूरत पड़ेगी नहीं लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। मैंने अभी बताया वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट,
और ये मुझे वॉल्यूम दे रखी है 468। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, ये तो मेरा हाइपोटेनियस हो गया, तो इसे छोड़ देंगे। बेस इसे ले लेता हूँ, इसे हाइट ले लेता हूँ, तो हाफ इंटू में 9 इंटू में 12 इंटू में, दिस इज द हाइट ऑफ प्रिज्म। या यहीं पे लिख देता हूँ हाइट ऑफ प्रिज्म, ये 468 होगा। ये बना 54। ठीक है, 54 से अगर मैं इसे काटूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 7 टाइम्स जाएगा क्या, नहीं 9 टाइम्स, 6, ये गलत लिख दिया, 648 है, मैंने घुमा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये 54 बना, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज दे रखी है मुझे, तो आप या तो पूरा मैनुअली 6 और 9 से काट के भी निकाल सकते हैं, वरना आप देखेंगे यहाँ पे 4 है, 4 को क्या मल्टीप्लाई करूँ 4 में कि 8 आए। 4 में या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है, या फिर 4 में मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलती है, 8 मिलती है। तो यहाँ पे या तो 2 आएगा या 7 आएगा, चार ऑप्शन देखता हूँ तो मैं ऑप्शन नंबर बी ही सही जा सकता है, लास्ट डिजिट इसमें ही 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें हाइट निकालनी थी। अगला सवाल देखो, मुझे क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। मैं एक रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूं। ए बी डी रेगुलर हेक्सागन, उसकी साइड में दे रखे 36। रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमें एरिया बताना है ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी सी। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। कैसे बात करेंगे, आप कहोगे सर ये 36 है तो ये भी 36 होगा और ये भी 36 होगा, है ना। अच्छा, अब इस तरह का बिल्कुल सेम सवाल एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 2 में भी आया है, वो भी मैंने करवाया हुआ है आपको। ठीक है, जो भी हेक्सागन होता है रेगुलर, उसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना तो क्या होगा मेरे पास, आ हाफ ए बी साइन थीटा, यही पढ़ते हैं हम। एक ट्रायंगल का एरिया अगर बीच में कोण दे रखा हो, उसका मान दे रखा हो, यहाँ पे हाफ, ये दूरी भी मेरे पास ए, इसे अगर मैं बी मान लूँ, दोनों 36 हैं, तो हाफ इंटू में 36 इंटू में 36। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, डेट इज √3/2। साइन 120 डिग्री को साइन 180 माइनस 120 लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ये साइन 60 के बराबर होता है। और हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 4 से काटूंगा तो ये 9 आएगा, 36 इंटू में 9, तो ये मेरे पास 324 आएगा। चलूँ आगे। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है। तो मैंने एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया। चलो, इनका जो डिफरेंस है एरिया का, वो 264 दे रखा है। हमें इनके रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है। तो अगर इसका रेडियस मैं आर मान लूँ और इसका रेडियस ये कैपिटल आर मान लूँ, तो एरिया का डिफरेंस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। पाई को कॉमन ले लूँ मैं, तो 22/7 है, और यहाँ पे मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो मुझे दे रखा है 264 के। मुझे ये रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस बताना है, तो इसकी वैल्यू ही निकालनी है। 5 से काटूंगा तो ये 12 टाइम, और 12 इंटू में 7, 84। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है सभी को, चलें क्या आगे। अगला सवाल मेरे पास, यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, what will be the volume of a cone whose radius of base and height are 2r and h सेंटीमीटर रिस्पेक्ट। ठीक है, हमने क्या करा, मेरे पास एक कोन है जिसका रेडियस ऑफ बेस r है और हाइट h है, तो इसकी वॉल्यूम 400 दे रखी है। हमें दूसरे कोन की क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है। क्या हो गया अगर उसका रेडियस 2r हो जाए और हाइट हमारी h ही रहे,
आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई अपॉन में 3r²h। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस के स्क्वायर पे और हाइट पे। हाइट तो सेम रखी है, रेडियस मेरा डबल हो गया, तो आज जब r² यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, मतलब जब इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो ये मेरे पास होगा पाई 3 2r का होल स्क्वायर डेट इज 4r²h। तो ये 4 गुना हो जाएगा पहले वाली कोन की वॉल्यूम के, तो 4 इंटू में 400, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1600। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघला के छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए हैं जिनका रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है ऐसे कितने सॉलिड स्फीयर्स बनेंगे। आप कहेंगे सर डायरेक्टली इसका रिलेशनशिप होता है नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स जो बनेंगे छोटे, वो किसके बराबर होता है, बड़े वाले जो स्फीयर का रेडियस है और जो छोटे वाले स्फीयर्स हम बना रहे हैं उनका रेडियस और इसके होल क्यूब के। क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, रेडियस के क्यूब पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जब भी हम पिघला के बना रहे होते हैं तो हम वॉल्यूम पे काम कर रहे होते हैं। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ये था 42, ये है मेरे पास 7, इसका होल क्यूब तो 6 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है, 6 की पावर 3 216। तो कितने बनेंगे मेरे पास 216 स्मॉल स्फीयर्स बनेंगे। अगले सवाल पे चलता हूँ। अब देखो कितना सरल सा सवाल हमारे पास। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा है उसके रेडियस से, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 22/7 πr²h। ठीक है, सॉरी 22/7 r²h। अगर मैं बात करता हूँ 22/7, रेडियस का मान कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर और इंटू में हाइट, हाइट क्या है 6 ज्यादा है रेडियस से, तो 14 + 6 डेट इज 20। दिस विल बी माई आंसर। आप देखेंगे जब मेरे पास रेडियस 14 होता है तो πr² कितना होता है, अगर रेडियस 14 है तो ये 616 होता है, ये वैल्यू मुझे याद रहती है। तो यहाँ 616 इंटू में 20, मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0, और यहाँ पे मेरे पास 1232। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अगर मेरे पास रेडियस 7 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में पेरीमीटर मेरे पास, रेडियस अगर 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है। ऐसे ही रेडियस 14 तो पेरीमीटर 88 होता है और हमारे पास एरिया होता है 616। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। ऐसे 7/2 होता है तो ये, सॉरी 21/2 होता है तो मेरे पास ये वाला 66 होगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 348.5 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें पढ़ा भी चुका हूँ मैं आपको, आगे बढ़ता हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी हमारी। अगला सवाल, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें 45 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सरकमफ्रेंस बेस का 132 सेंटीमीटर दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का कितना होगा। अच्छा, सिलेंडर कैसे होता है मेरा, ये शेप का होता है ना। एक तरीके से ये प्रिज्म नहीं है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं वो प्रिज्म के ही होते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं, बेस का सरकमफ्रेंस मुझे दे रखा है कितना 132, तो यही वैल्यू तो मेरे पास जो पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ही तो सरकमफ्रेंस होगा 132, और हाइट मुझे सिलेंडर की इतनी दे रखी है 45। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 45 इंटू 2 99 कैरी फॉरवर्ड, 135 और 9 144, 14 कैरी फॉरवर्ड, तो ये 59 5940 इज माई आंसर। ठीक, अब यहाँ पे आप और क्या कर सकते थे, देखो वरना बेसिक से भी करते तो मेरे पास क्या होता है 2πr(h) होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होता है 2πr, हाइट सिलेंडर की दे रखी है तो 132 इंटू 45, यही चीज है। बस मैं तो लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ये सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, ये प्रिज्म की जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं वही फॉलो करता है। प्रिज्म नहीं होता क्योंकि बेस सर्कुलर होता है। ठीक है, और प्रिज्म में हमारा बेस एक पॉलीगन होना जरूरी होता है, बट प्रॉपर्टीज वही हैं। अब देखो कितना सरल सा सवाल है हमारे पास। कहता है एक लार्ज सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 14 दे रखा है, इसे पिघला के हमें 8 इक्वल छोटे
सॉलिड स्फेयर्स बनाने हैं, हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इन 8 सॉलिड स्फेयर्स का। फटाफट से बताओ। ठीक है, मुझे पास ये लार्ज सॉलिड स्फेयर है, इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसके रेडियस को मैं अगर फिलहाल मान लूँ 14 का क्यूब। मुझे कितने छोटे छोटे स्फेयर्स बनाने हैं 8 बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। छोटे वाले स्फेयर की रेडियस को r मान लो अगर मैं, तो 4/3 स्मॉल r का क्यूब। आप देखेंगे ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट टर्म्स है, ये दोनों जगह कट जाएंगी। फिर मेरे पास यहाँ पे ये 8 रह गया, ये r क्यूब है, 8 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ पे 14/2 बचेगा होल क्यूब, और ये मेरा r क्यूब के बराबर यहाँ पे 7, रेडियस का मान आ गया कितना 7। ठीक, तो छोटे जो स्फेयर्स होंगे उनका रेडियस होगा 7। हमें बताना है 8 जो ये 8 सॉलिड स्फेयर्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे सर एक सॉलिड स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और 8 है तो 8 से गुना करना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर रेडियस 7 होता है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 154। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 8 4 जा 32 इंटू में 154। क्वेश्चन हो गया मेरा यहाँ पे खत्म। आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्या, नहीं, तीन ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 आ रही है, तो चलो पूरा पूरा भी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 32 इंटू में 4 करूंगा 128, 12 कैरी फॉरवर्ड, ये 160 और 12 172, 17 कैरी फॉरवर्ड, और ये मेरे पास 47 आ गया। 4728 इज माई आंसर। 49 सॉरी, 17 कैरी फॉरवर्ड था, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। वरना लास्ट की 2 डिजिट 28 जैसे मैंने निकाल लिया था तब भी मेरा आंसर आ चुका था। ठीक है, मैंने पूरा ही कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का सम हमें दे रखा है। इसका रेडियस हमें दे रखा है, हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी। पाई हमें 22/7 देना है। ठीक है, अब चाहें तो हम वो तरीका भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमें पता है वॉल्यूम होती है 22/7 इंटू में r² इंटू में h। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कहते हैं कि जो भी मेरी वॉल्यूम होगी वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो कितने ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करेंगे, 3 और 8 11। ठीक है, और 0 + 0 0, 11 में से 0 घटाए 11, 11 से कटेगा। 6 और 2 8, 11 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8 -7 1, 11 से नहीं कटेगा। 8 और 2 10 -4, 11 से नहीं कटेगा। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ही हो गया। जनरली टीसीएस ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा था जो डिविजिबिलिटी रूल से हो रहे थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे दिमाग में आया चलो ट्राई करके देख लेता हूँ, और उससे मेरा आंसर आ भी गया। तो यही आंसर है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि देखो रेडियस मुझे दे रखा है इतना, हाइट में अगर डिनोमिनेटर में 11 मिले तब जाके मेरे पास क्या होगा, ये आंसर 11 का मल्टीपल नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांस है कि हाइट में हमें क्या मिले डिनोमिनेटर में 11, वरना बेसिक से तो आप कर ही सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 πr h, और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 πr h + r, है ना। इसका सम हमें दे रखा था 2060। यहाँ पे 2 πr को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2h + r, ये h और h, और रेडियस मुझे कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमें 7। अगर रेडियस 7 होता है 2 πr होता है सरकमफ्रेंस, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे पास 44 बनती है 7 के केस में, और ये आ जाएगा 2060। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। चलो 4 से काट दूं अगर मैं इसे, तो 11 आएगा, या पहले 11 से काट देते हैं। चलो 11 से काटूंगा 1 जा 96, 2068 है, तभी मैं कहूँ ये कट क्यों नहीं रहा डायरेक्टली। चलो 11 से काटेंगे 1 जा 11, 96, 8 जा 8 8 जा, फिर 4 से काटूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 47, 7 घटाएंगे 40, हाइट का मान आएगा 20। हाइट का मान 20 आ गया। πr² h यूज करना, अगर रेडियस 7 हो तो πr² कितना होता है 154, इंटू में 20 करूंगा तो 3080। चलें आगे। कहता है मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 35 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 37 सेंटीमीटर ज्यादा है उसके रेडियस से। तो हमें बताना है वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की। अगेन वॉल्यूम पूछा तो आप सोच सकते हैं जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। क्या इससे कर पा रहा हूं मैं, 4 और 2 6, 6 -4 11 से नहीं कटेगा, 8 -7 11 से नहीं कटेगा, 5 और 9 14 -3 11 से कट जाएगा, 4 और 5 9 -8 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट। ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने यूज कर लिया वॉल्यूम के लिए। ठीक है, बाकी बेसिक से आप करना चाहें तो हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस
सरकमफ्रेंस क्या है, 37 ज्यादा है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ये 37 ज्यादा है किससे, रेडियस से, तो माइनस रेडियस करा तो 37 आ गया। ठीक है, हाइट की वैल्यू हमें गिवन है, वॉल्यूम बतानी है, यहां से मैं रेडियस निकाल लूंगा। ठीक है, 2 इंटू में आर को कॉमन लिया मैंने, पाई है 22/7 -1, ये 37 होगा। अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पे 7 घटेगा इसमें से 22 में से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 15। 2 इंटू में आर 15/7 इक्वल टू 37। कुछ गलत कर दिया क्या इसमें, कैलकुलेशन में तो नहीं फंसना चाहिए था हमें। हाइट दे रखी है इतनी, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इज 37 मोर देन रेडियस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, टू आर कॉमन आएगा ना, 2r कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 44 आएगा, -1 ये 37 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। और रेडियस का मान आ गया मेरे पास 7। रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, वॉल्यूम होती है πr²h। रेडियस 7 है तो वो πr² 154 है, और इंटू में 35। सॉल्व करेंगे, हमारे पास कौन सा आंसर था, 5390, यही आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे चलता हूँ। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें 22 दे रखा है। ये हेमिस्फेयर है, कर्व्ड पोर्शन हमारे पास ये होगा। आगे क्या था, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होगा। अब देखो, इस सवाल में मुझे कोई फॉर्मूला लगाने, मतलब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², हेमिस्फेयर का। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 22। हमें वैल्यू बतानी है टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से 2 से काटेंगे तो 11, πr² की वैल्यू 11, तो 3πr² की 3 इंटू में 11, ये आ गया 33। खत्म। ठीक, अगला सवाल हमारे पास, एक कोन है, उसकी स्लांट हाइट 20 है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है 616, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का बताना है। ठीक है, कोन, स्लांट हाइट है 20। ठीक है, एरिया ऑफ बेस 616, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, और ये जब 616 हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया तो उस केस में मेरी रेडियस क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, तो रेडियस निकल गई मेरी 14, और हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो वो होता है πrl। तो यहाँ पे पाई 22/7, रेडियस इज 14 एंड स्लांट हाइट इज 20। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आएगा 2, 40 इंटू में 22, 880। दिस इज माई आंसर। खत्म हो गया। वरना आप यहाँ पे πrl निकालना था, 11 का मल्टीपल देखते इस क्वेश्चन में, तो 11 के मल्टीपल तो काफ़ी है, 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, तो उससे नहीं होता, लेकिन हाँ बेसिक से हमने कर लिया। So this marks the end of all the advanced maths questions that were asked in SSC CGL 2021 Tier 2 examination. I hope you loved the session, learned a lot, or you were able to solve all the questions yourselves. ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने अगर वीडियो देखी है तो कुछ छोटे तरीके जो आप शायद ना यूज कर रहे हो वो आपको यहाँ पे पता चले हों, और बेसिक कंसेप्ट भी आपको कुछ क्वेश्चंस के पता चले होंगे। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में जिसमें हम अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सीजीएल 2020 टीयर 2 के, 21 टीयर 2 के। ठीक है, इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के और सीरीज वाले सारे क्वेश्चंस एक क्लास के अंदर आपको करा दिए थे। ठीक है, और जिनको लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करें, वीडियोज सारा कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। कम टाइम में पूरी तैयारी कर सकते हैं, पीडीएफ्स हैं जो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, और डेडिकेटेड डाउट ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम के, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने साथ के लोगों से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ्स विद एनोटेशन, डाउट एनोटेशन, हर तरह की, और चैप्टर वाइज पीडीएफ का जो कोर्स होता है वो मैथ्स कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री होता है, तो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट एग्जाम पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।